बच्चे आगे है स्टॉक तथा प्रवाह। बच्चे स्टॉक का मतलब है समय के एक निश्चित बिंदु पर मापे जाने वाली मात्रा, ठीक है बच्चे। और बच्चे प्रवाह का अर्थ है कि समय की एक अवधि में मापे जाने वाली मात्रा। बच्चे दोनों में फ़र्क है। स्टॉक जो है एक निश्चित बिंदु पर मापे जाने वाली मात्रा, और प्रवाह जो है वो विशिष्ट अवधि में मापे जाने वाली मात्रा, ठीक है बच्चे। बच्चे इसका एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चे एग्जाम्पल है कि 1 अप्रैल 2020 को आपके खाते में 50,000 रुपये जमा थे, तो बच्चे आपका स्टॉक कहलाया। क्यों? क्योंकि आपको निश्चित समय दिया हुआ है 1 अप्रैल 2020, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है, शायद आप दिन में 100 रुपये चाय पर खर्च करते हैं, तो बच्चे यहाँ पर शायद वर्ड आ गया है, 100 रुपये चाय पर खर्च करते हैं, ठीक है। तो ये एक पीरियड है, पूरे दिन का पीरियड है, ठीक है। इसीलिए इस बच्चे इसको हम बोलेंगे प्रवाह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चे स्टॉक और प्रवाह के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं और ये आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। बच्चे संपत्ति, एक समय पे जो आपकी संपत्ति वो स्टॉक कहलाएगी। श्रम बल, पूंजी, एक देश में मुद्रा की पूर्ति की मात्रा, ठीक है। बैंक जमाएं, छत की टंकी में पानी, मुंबई से दिल्ली के बीच की दूरी, एक देश की जनसंख्या, एक गोदाम में संग्रहित चावल। बच्चे ये सारे स्टॉक हैं। बच्चे एग्जाम्पल देख के ही आप समझ जाएंगे कि स्टॉक क्या है और प्रवाह क्या है। आपको डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बच्चे आगे है प्रवाह के एग्जाम्पल। आय, हर महीने उसका फ्लो होता है। मुद्रा का व्यय, पूंजी निर्माण, एक देश में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन, पूंजी पर ब्याज, छत की टंकी में पानी का रिसाव, चावल का विक्रय, जन्म लेने वालों की संख्या। बच्चे सारे प्रवाह के एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे एक नोट, छोटा सा नोट कर लीजिए आप। स्टॉक को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता, बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और प्रवाह को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, ठीक है बच्चे। इसको नोट कर लेना आप अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे आगे है, बच्चे मैं बता दूं आपको कि स्टॉक और प्रवाह एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कैसे? आइए बच्चे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप बैंक में हर महीने 5,000 रुपये जमा करते हैं, ठीक है बच्चे। और बच्चे बैंक में एक निश्चित बिंदु पर, मतलब 1 तारीख 5वां महीना 2020, 1 मई 2020 को आपके बैंक खाते में 20,000 रुपये जमा हो चुके हैं, ठीक है बच्चे। तो बच्चे जो हर मंथ आप 5,000 रुपये जमा करते हैं वो प्रवाह है, ठीक है। और जो 20,000 रुपये आप एक निश्चित बिंदु पर आपके बैंक खाते में हैं उसको हम बोलेंगे बच्चे स्टॉक। और बच्चे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए आप हर महीने 3,000 रुपये बैंक से निकालते भी हैं, तो बच्चे वो भी प्रवाह है। तो बच्चे ये एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं, आप ये देखिए। बच्चे आपका जो स्टॉक है वो प्रवाह पर निर्भर करता है कि आप हर महीने बैंक खाते में 5,000 रुपये डालते हैं, इसीलिए आपका स्टॉक एक निश्चित बिंदु पर 2 लाख रुपये हो पाया, ठीक है बच्चे। और बच्चे आपका जो प्रवाह था, आप जो विड्रॉल कर रहे थे, हर महीने 3,000 रुपये खर्चों के लिए निकाल रहे थे, वो आपके स्टॉक पर निर्भर था कि आपका स्टॉक है तभी आप प्रवाह कर पाएंगे। यदि आपका बैलेंस 0 होता तो आप उसमें से पैसे नहीं निकाल पाते, ठीक है बच्चे। इसलिए प्रवाह और स्टॉक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चे? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बच्चे अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। बच्चे अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र होते हैं। पहला परिवार क्षेत्र होता है, दूसरा उत्पादक क्षेत्र, तीसरा सरकारी क्षेत्र और चौथा विदेशी क्षेत्र। बच्चे परिवार क्षेत्र में कौन आता है? उपभोक्ता। बच्चे जितने भी उपभोक्ता हैं या परिवार है वो सब परिवार क्षेत्र में आता है, जो उत्पादन के कारकों के स्वामी होते हैं, ठीक है बच्चे। परिवार उत्पादन के कारकों का स्वामी होता है। बच्चे आगे बताऊंगा मैं उत्पादन के कारक क्या होते हैं, बस थोड़ी सी देर में। बच्चे उत्पादक क्षेत्र, बच्चे उत्पादक क्षेत्र में वो सारी फर्में, फैक्ट्रियां, इकाइयां आ जाती हैं जो उत्पादन करती हैं, ठीक है। बच्चे सरकारी क्षेत्र में जितनी भी सरकारी एजेंसियां होती हैं और जितने भी कारखाने हैं सरकार के जो उत्पादन करते हैं वो सब आ जाते हैं। और बच्चे विदेशी क्षेत्र में शेष विश्व आ जाता है, ठीक है बच्चे। चलिए ये आपको क्षेत्र क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे जो हम इनकम कमाते हैं उसका फ्लो इन क्षेत्रों के बीच ही रहता है, परिवार से उत्पादक क्षेत्र की तरफ, उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की तरफ, ठीक है, और उत्पादक क्षेत्र से सरकार की तरफ, और सरकार से उत्पादक क्षेत्र की तरफ। बच्चे आपस में इसका फ्लो होता रहता है इस इनकम का,
ठीक है, जो बच्चे इनकम अर्न की जाती है। ठीक है, तो आय के चक्रीय प्रवाह में सभी क्षेत्र आते हैं। ठीक है, और आय का चक्रीय प्रवाह 2 क्षेत्रों के बीच भी होता है, 3 क्षेत्रों के बीच भी होता है और 4 क्षेत्रों के बीच भी होता है। 2 क्षेत्रों के बीच बच्चे परिवार और उत्पादक क्षेत्र के बीच आय का चक्रीय प्रवाह हो सकता है, परिवार और सरकार के बीच हो सकता है, उत्पादक और सरकार के बीच हो सकता है। ठीक है, 3 क्षेत्र में बच्चे परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों के बीच जो आय का प्रवाह होगा हम उसे बोलेंगे चक्रीय प्रवाह। बच्चे आय के चक्रीय प्रवाह को हम एक और नाम से जानते हैं, अंतर क्षेत्रीय प्रवाह। ठीक है बच्चे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में 2 क्षेत्रों के बीच आय का चक्रीय प्रवाह दर्शाया है, बताया है। तो चलिए बच्चे इसको देख लेते हैं। बच्चे परिवार क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र के बीच आय का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है, बच्चे समझिए इसको। बच्चे परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन के साधन की पूर्ति करता है। ठीक है बच्चे, और उसके बदले में उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को साधन भुगतान करता है। ठीक है बच्चे उत्पादन के साधनों में भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम सम्मिलित हैं, और साधन भुगतान में किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ सम्मिलित हैं। ठीक है बच्चे उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र को भूमि के बदले में किराया देता है, श्रम के बदले में मजदूरी देता है, पूंजी के बदले में ब्याज देता है और उद्यम के बदले में लाभ देता है। ठीक है बच्चे, इसके बाद बच्चे जब उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर लेता है तो वो परिवार क्षेत्र को उसकी पूर्ति करता है। ठीक है, परिवार क्षेत्र उस वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, लेकिन उसके बदले में बच्चे उत्पादक क्षेत्र को परिवार क्षेत्र वस्तुओं के लिए भुगतान करता है। ठीक है, तो यही है परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र के बीच में आय का चक्रीय प्रवाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे उत्पादन के साधन में मैंने बता दिया आपको भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, और उत्पादन के साधन के बदले में जो भुगतान किया जाता है उसे हम बोलते हैं साधन भुगतान या कारक भुगतान। तो भूमि के बदले में किराया दिया जाता है, श्रम के बदले में मजदूरी दी जाती है, पूंजी के बदले में ब्याज दिया जाता है और उद्यम के बदले में लाभ दिया जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे मैंने आपको अभी बताया कि उत्पादक क्षेत्र परिवार क्षेत्र से उत्पादन के साधनों को प्राप्त करता है और उन उत्पादन के साधनों से वो परिवार क्षेत्र को वस्तुओं का उत्पादन करके पूर्ति करता है। तो बच्चे यहाँ पर वस्तुओं का प्रवाह हुआ, तो जब वस्तुओं और सेवाओं के बीच प्रवाह होता है तो उसे हम बोलते हैं बच्चे वास्तविक प्रवाह। इसी तरह परिवार क्षेत्र ने उत्पादन के साधनों के बदले में उत्पादक क्षेत्र से साधन भुगतान प्राप्त किया और उत्पादक क्षेत्र ने वस्तुओं के बदले में परिवार क्षेत्र से वस्तुओं का भुगतान प्राप्त किया। तो बच्चे यहाँ पर मुद्रा का प्रवाह हुआ और इस प्रवाह को हम बोलेंगे मौद्रिक प्रवाह। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे यहाँ पर वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह का डायग्राम दिया गया है, तो बच्चे इसको समझ लेते हैं। बच्चे परिवार क्षेत्र जो है वो उत्पादक क्षेत्र को कारक सेवाएं प्रदान करता है और उत्पादक क्षेत्र कारक सेवाओं से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके उनकी पूर्ति परिवार क्षेत्र को करता है। बच्चे यहाँ पर परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को कारक सेवाएं प्रदान करता है और इन कारक सेवाओं का इस्तेमाल करके उत्पादक क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके परिवार क्षेत्र को इनकी पूर्ति कराता है। तो बच्चे ये प्रवाह कहलाएगा वास्तविक प्रवाह। और बच्चे इसी तरह परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को वस्तुओं और सेवाओं के बदले में भुगतान करता है और उत्पादक क्षेत्र भी परिवार क्षेत्र को कारक साधनों मतलब उत्पादन के साधनों के बदले में भुगतान करता है। तो बच्चे ये कहलाएगा मौद्रिक प्रवाह। ठीक है।